के प्रधानमंत्री जब भारत आजाद हुआ तो जो पद पर थे उन्होंने इस अधिनियम के बारे में एक बार कहा था कि ये अधिनियम 1935 का, जिसे ब्रिटिश शासन ने बड़े अरमानों के साथ भेजा था, यह अधिनियम भारत की राजनीतिक चेतना में किसी काम ना आया, या यूं कहें कि इस अधिनियम का कोई लाभ भारतीयों को नहीं मिला। क्या सच में ऐसा था? पूरी तरह से तो नहीं। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज जो भारतीय संविधान हम देखते हैं, उस भारतीय संविधान की बहुत सारी बातें इस 1935 भारत शासन अधिनियम पर आधारित हैं। तो आज हमारी क्लास में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि 1935 भारत शासन अधिनियम क्या था, क्यों लाया गया और इसके क्या प्रभाव भारत में देखने को मिले। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने छत्तीसगढ़ में। कहानी 1935 भारत शासन अधिनियम की। यूं कहें कि ब्रिटिश भारत का आखिरी संवैधानिक प्रावधान जो भारत के लिए लाया गया। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1928 से। 1928 क्यों? क्योंकि एक आयोग, एक कमीशन भारत आया था, नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में नए संवैधानिक ढांचे के बारे में सोच विचार करने के लिए आया था। भारत का दौरा करके वो ये जानना चाह रहा था कि भारतीयों की इच्छा क्या है, भारत में अलग अलग रियासतों की इच्छा क्या है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो सर्वे करने आया था। उसका बहुत विरोध भी हुआ, विरोध होना जायज भी था। कारण बहुत सिंपल थे। क्या कारण थे? कारण था साइमन कमीशन के हर एक मेंबर, हर एक सदस्य अंग्रेज थे, गोरे थे। तो ये कैसे स्वीकार होता उस देश में जहां गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान जब भी निर्मित हो भारतीयों की इच्छा से ही बने, तो वो संविधान बनाने के लिए विचार सिर्फ गोरे कैसे करते। साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ। बहुत किताबों में ये अक्सर मेंशन रहता है कि साइमन कमीशन भारत से वापस लौट गया, असफल रहा। लेकिन साइमन कमीशन अपने जिस कारण से या जिस मुद्दे से वो आया था उसमें सफल रहा। उसने भारत का दौरा भी किया तमाम विरोधों के बाद भी, और आगे चलकर इंग्लैंड में उसने जो रिपोर्ट पेश की उसी के आधार पर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने सिर्फ एक में भाग लिया था। बाकी भारत के अलग अलग प्रांत, भारत के अलग अलग रियासत के प्रतिनिधि, अलग अलग वर्ग जैसे दलित वर्ग, सिख वर्ग, हिंदू वर्ग, मुस्लिम वर्ग, यहां तक कि महिला वर्ग भी भाग लेता रहा था। लेकिन गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से सफल नहीं हुए भारतीयों के दृष्टिकोण से। अंग्रेजों ने इन 3 गोलमेज सम्मेलन और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को आधार मानकर एक व्हाइट पेपर जारी किया, श्वेत पत्र। कोई भी सरकार जब किसी नए तरह के अधिनियम, नियम लाने वाली होती है तो उसके लिए जो प्रपत्र जारी करती है वो अलग अलग रंगों से जानी जाती है। जैसे अगर हम कहें तो भारत और इंग्लैंड साझा रूप से हम या मान सकते हैं कि दोनों देश ही व्हाइट पेपर जारी करने के लिए जानी जाती है। अलग अलग देश के अलग अलग रंग हो सकते हैं, ध्यान रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। तो हमारे पास पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, एक साइमन कमीशन और उसकी रिपोर्ट, और दूसरा 3 गोलमेज सम्मेलन और उसके आधार पर आया हुआ श्वेत पत्र। यही पृष्ठभूमि थी 1935 भारत शासन अधिनियम की। एक ऐसा अधिनियम जो कहें तो 10 अनुसूचियां शेड्यूल में बटा हुआ था और जिसमें 321 धाराएं थी। आज भारतीय संविधान में इसमें बहुत सारे हिस्से शामिल किए गए हैं। क्या खास था इस अधिनियम में? आइए स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करते हैं। मोटे तौर पर अगर जाने, या जैसे हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं वन लाइनर, तो उसमें आपको मोटे तौर पर पहले डाटा बता देता हूं जो याद रखना है। नंबर 1, सबसे पहले तो इसने प्रांतों में चले आ रहे द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। याद है प्रांतों का द्वैध शासन 1919 के एक्ट में आपने इसे देखा था, वो समाप्त हो गया। अगर प्रांतों में समाप्त हुआ तो ये डायरकी या द्वैध शासन केंद्र में लागू कर दिया गया था। यह सबसे बड़ी बात है जो बहुत बार पूछा है। दूसरा, भारत के लिए एक केंद्रीय न्यायालय या यूं कहें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ध्यान रखिए, यह सुप्रीम कोर्ट इससे पहले जो कलकत्ता में आप पढ़ के आए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पहला वीडियो संवैधानिक विकास का आप देख सकते हैं, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। रेगुलेटिंग एक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें इसका जिक्र आता है कि कलकत्ता में भी एक
उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान था। अब भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान इसी अधिनियम में किया गया था। यह भी एक वो फैक्ट है जो बार बार पूछा गया है। हालांकि प्रावधान इस समय किया गया था और स्थापना हुई 1937 में जाकर के। जगह वही है जहां आज आपका सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली। मॉरिस ग्वेर इसके अध्यक्ष थे या प्रमुख जज थे। कौन? मॉरिस ग्वेर। इससे पहले कौन थे ये आप कमेंट में मुझे बताइएगा। जब कलकत्ता हाई कोर्ट में माफी चाहूंगा, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में जज कौन थे ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तीसरी बड़ी बात क्या थी इस अधिनियम की? तीसरी बड़ी बात थी इस अधिनियम की, भाई प्रांतों में अब अगर सरकार बनाने की छूट दी जाए तो प्रांतीय चुनाव आदि की बात भी इसमें कही गई थी। यानी प्रांतीय चुनाव का जिक्र भी इस अधिनियम की एक बड़ी विशेषता थी। चौथी विशेषता जो लगातार पूछा है, आरबीआई, भारत के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम में शामिल थी। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक, आप जानते हैं इसके बारे में, लेकिन एक फैक्ट आपको और याद रखना पड़ता है। आरबीआई बनाने का सुझाव किस कमेटी ने दिया था? यंग हिल्टन। इस कमेटी के सुझाव पर आरबीआई का गठन हुआ था और इसके जो पहले गवर्नर बने सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। यहां तक का फैक्ट भी आप क्लियर मान करके चलें। कुछ एक चीजें और हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस अधिनियम से। अगर इतर बात करें या अलग हट करके बात करें, अब उन पॉइंट्स की तरफ चलेंगे जो डिटेलिंग में आते हैं और आमतौर पर लोग इसे छोड़ जाते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे ये एक पॉइंट है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ आपको याद होगा, जब इससे पहले की एक और वीडियो आपको देखनी पड़ेगी इसके लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्रम से देखते चलें, आपको फायदा होगा इसका। तो याद होगा आपको, जब हमने नेहरू रिपोर्ट का जिक्र किया था तो उसमें भी एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था या नहीं माना गया था नेहरू रिपोर्ट को। अखिल भारतीय संघ बनाने का फैसला इस एक्ट में किया गया था, लेकिन ये एक्ट इस बात को ताकीद करते हुए या बताते हुए बनाया गया कि ये तभी लागू हो सकेगा जब भारत में जितने भी राजा रजवाड़े हैं यानी रियासतें हैं, अगर उनके आधे से एक अधिक इस बात के लिए एग्री कर जाए या मान जाए। यानी एक बड़ा सा भारत संघ जैसा आज आप नक्शा देखते हैं, यदि उसमें मौजूद जितनी भी देशी रियासतें थी उसके आधे से एक यदि इस बात के लिए सहमत होते तभी ये बात हो पाती। नतीजा वही हुआ जो होना था, जिसका डर था ये सपना ही रह गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान जरूर किया गया, लेकिन ये प्रभावी नहीं हो पाया। क्यों? भाई कोई भी रियासत नहीं चाहती थी तब कि वो भारत संघ में विलय करे, वरना सपना था कि भारत के उस समय जितने प्रांत है, प्रांत यानी स्टेट, राज्य, इसके अलावा कमिश्नरी क्षेत्र, यानी आप समझ सकते हैं जहां सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट या एलजी आदि होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आदि सीधे हुकूमत करते, और जो देसी रियासतें ये मिल करके एक अखिल भारतीय संघ बनाती। ये प्रावधान पूछ सकता है कि किसमें देशी रियासतों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था, जो बाद में प्रभावी नहीं हुआ। 1935 भारत शासन अधिनियम। उम्मीद है ये फैक्ट आपके काम का होगा। एक और चीज है यहाँ ये जानने की कि यहाँ जब हम बात करें कि प्रशासन में नए परिवर्तन हो रहे थे, यानी प्रांतों में सरकार बनाने का मौका दे रहा था। मैं अभी बताया कि प्रांतों में चुनाव होंगे, तो प्रांतों में अगर सरकार बने तो भाई कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अगर राज्य में सरकार बन रही है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि राज्य की सरकार तो बन जाए लेकिन राज्यों को आप कोई काम ना करने दे या राज्य के हाथ में कोई पावर ही ना हो। आप कल्पना करिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है और वो हर बात के लिए केंद्र सरकार की तरफ पूछ रही है कि बताइए हम अभी हमारे क्षेत्र में क्या प्रावधान करें। तो भाई ऐसे तो फिर सरकार चलाने में बड़ी दिक्कत होगी। यानी प्रांतों को आपको छूट देनी थी, बस यहां भी ऐसा ही हो रहा था। यानी शक्तियों का आप विकेंद्रीकरण देख सकते हैं या बंटवारा देख सकते हैं। 3 सूचियां बनाई गई। इससे पहले के अधिनियम में आपको बताया था 1919 2 सूचियों में बांटा गया था। एक केंद्रीय सूची के विषय थे या आरक्षित विषय थे, और एक थे हस्तांतरित जो राज्यों को या प्रांतों को दिए जा रहे थे। यहां सूची बनी 3। एक थी केंद्रीय सूची जिसमें पुलिस आती, न्याय व्यवस्था, वित्त आदि आता। ऐसे कुल 59 थे, सब याद नहीं करना है आपको। कुछ राज्य सूची के विषय रखे गए जिनकी संख्या 54 थी, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, वन हो गए, ये राज्य के हाथों छोड़ दिए गए थे। और कुछ थे संवर्ती सूची। क्या होती है संवर्ती सूची? वो जिसपे केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी बना सकती है, और यदि दोनों बनाती है तो केंद्र वाला प्रभावी माना जाएगा। इसके अलावा एक शक्ति होती है जिसे अपशिष्ट शक्ति कहते हैं। इससे बनाने का प्रावधान या छूट जो है वो वायसराय के हाथों में रिजर्व की गई थी। तो ये हो गया शक्तियों का पृथककरण, ये भी इसी का हिस्सा बनी, यानी 1935 भारत शासन अधिनियम में। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार बनाने का फैसला किया गया।
चुनाव हुए थे। 11 प्रांत उस समय हुआ करते थे और इन 11 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी 8 राज्यों में। बाकी के राज्य में अलग अलग पार्टी, जैसे यूनिस्ट पार्टी है उसकी सरकार बनी एक जगह स्वतंत्र दल की सरकार बनी और एक जगह एक और जो राजनीतिक पार्टी थी उसकी सरकार बनी। अगर हम बात करें तो यहां मुस्लिम लीग ने भी भाग जरूर लिया था, लेकिन यह एक रोचक तथ्य हो सकता है कि मुस्लिम लीग, आज हम धर्म जाति के नाम पर वोट देखते हैं, मुस्लिम लीग इस समय अपने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी मेजोरिटी पर नहीं आ पाई थी। वो भी तब जब सांप्रदायिक निर्वाचन लागू था। मजेदार बात है ना, कांग्रेस की सरकार बनी और मुस्लिम लीग अपने ही बाहुल्य क्षेत्र में भी सरकार नहीं बना सकी थी। शायद यही बात आगे चल के भारत पाकिस्तान विभाजन का कारण बनने वाली थी, ये असंतुष्टि। तो एक चीज और समझ में आ गई हमें कि भाई प्रांतों में चुनाव हुए और उन चुनावों में सरकारें भी बन रही थी। 11 प्रांत में से 6 प्रांत और ऐसे बने जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था। ये द्विसदन व्यवस्था क्या होती है यार? आप बहुत सिंपल सी बात है, राज्य में विधानसभा होती है तो पता ही है, लेकिन कुछ राज्य जो क्षेत्रफल में बड़े होते हैं उनके यहाँ एक उच्च सदन, जिसे विधान परिषद कहते हैं, वो बनाने का भी प्रावधान किया गया था। तो वो 6 राज्य ऐसे थे जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों का प्रावधान था। बंगाल है उसमें, पूना ही था बंगाल, शुरुआत से ही रहा है बंगाल, बंबई रहेगा ही रहेगा, मद्रास रहेगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा बिहार, हाँ यहां पर एक चीज ध्यान रखने की बात है, इस अधिनियम में एक चीज और हुई थी, उड़ीसा और बिहार 2 प्रांत बन गए थे। पहले दोनों मिलकर के एक हुआ करते थे, लेकिन अब सेपरेट, एक उड़ीसा और एक बिहार। तो यहां बिहार भी शामिल है। संयुक्त प्रांत तो आपको याद रहेगा ही, हम संयुक्त प्रांत का हिस्सा थे, यानी छत्तीसगढ़ वाले। और उसके अलावा अगर बात करें तो असम, ये वो 6 प्रांत थे जहां द्विसदनीय व्यवस्था दिखाई दी। अच्छा एक रोचक फैक्ट और है, यही पहला अधिनियम था जिसमें हम पहली बार प्राइम मिनिस्टर शब्द सुनते हैं, हम पहली बार मिनिस्टर शब्द सुनते हैं। अगर आपको ये प्रश्न पूछे, हालांकि बहुत बार तो इस तरह का प्रश्न देखा नहीं गया, लेकिन एक रोचक फैक्ट याद रख सकते हैं कि भारतीय संवैधानिक प्रावधान में कहां पहली बार प्रधानमंत्री और मंत्री शब्द का प्रयोग दिखाई देता है? इसी अधिनियम के भीतर आप वो देख पाते हैं। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान जो है वो किया गया था। आप बोलोगे 1926 में तो बन चुकी थी, ये हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। तो यहां ये हो रहा था एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग हो, लेकिन अब राज्य में बन रही है तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होना भी जरूरी था। भाई आपकी अपनी भी है ना, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग, रिजल्ट आ गया है। जो मेंस क्वालिफाई करें उनके लिए बहुत काम का वीडियो है, देखें, नोट्स बनाएं और मेंस में काम भी आएगा। उसके बाद 2 राज्यों में संयुक्त, अब ये 2 राज्यों में संयुक्त क्या होता है? कई बार होता है कि राज्य मिलकर के डिसाइड करते हैं कि उनका एक लोक सेवा आयोग हो। इस तरह के प्रावधान भी इस अधिनियम में देखने को मिले। ये वो फैक्ट है, हिडन फैक्ट, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, पढ़ना याद नहीं रख पाते हैं। तो ये सारी चीजें थी। प्रांतों में द्वैत शासन हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि वो समाप्त हुई और केंद्र में शुरू हुई। ये भी जान चुके हैं हम, संघीय न्यायालय 1937 दिल्ली में, और मॉरिस ग्वेर इसके प्रमुख बने थे। कुछ एक फैक्ट और है मेरे पास, उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, याद है आपको 1909 का अधिनियम, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, जहां मुस्लिम लीग पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए छूट प्राप्त करती है। उसके बाद यूरोपियों को दिया गया, एंग्लो इंडियन को दिया गया, इसके अलावा भारतीय ईसाइयों को दिया गया था। अगर ये याद आ रहा हो तो अब ये बढ़ा दिया गया दलित वर्ग तक, महिला वर्ग तक और मजदूर वर्ग तक। ये सारी चीजें भी इसका हिस्सा बनी। यानी 1935 भारत शासन अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का या निर्वाचन को और बढ़ावा दिया, खत्म नहीं किया। इसके अलावा अगर बात करें तो एक याद होगा, भारत परिषद होती थी जो इंग्लैंड में बैठती थी, इसे समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया। इसके जगह पर भारत सचिव की सहायता के लिए भारत में ही एक परिषद का गठन कर दिया गया। यानी अब बार बार भारत सचिव को इंग्लैंड में मौजूद परिषद से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा हम देखें तो ये भी हो चुका है, आपके लिए माफी चाहूंगा कि आरबीआई का गठन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये वो बड़े प्रावधान थे जो 1935 भारत शासन अधिनियम में थे। कुछ एक और छोटे छोटे प्रावधान है, जैसे कि अगर कहें तो बर्मा म्यांमार, इसे भारत से अलग कर दिया गया, यही वो समय था। इसके अलावा एक और क्षेत्र था अदन, हाँ अदन की खाड़ी वाला अदन, वो भी भारतीय क्षेत्र से सेपरेट कर दिया गया या अलग कर दिया गया था। प्रांत जो हुआ करते थे, स्टेट हुआ करते थे, उनमें उत्तरदायी सरकार या ऐसी सरकार जो रिप्रेजेंट करे अपने आप को, उसका गठन करने का प्रावधान किया गया था। यहां ऐसा होता कि एक चुना हुआ मंत्रिमंडल बनता और उस मंत्रिमंडल की सलाह पर गवर्नर काम करते। रोचक, जैसे आज राज्यपाल चुने हुए मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते, यही होता है ना। अभी छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल महोदया है वो भाई भूपेश बघेल की सरकार है, उसके सुझाव पर फिर
आगे कार्य करती है या उनके प्रावधानों को अपने हस्ताक्षर से जारी करती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। हालांकि ये ड्रामा बहुत दिन नहीं चला, 1937 से 1939 आते आते ये सब कुछ समाप्त होते हुए दिखाई देता है। सीमित मताधिकार भी दिया गया, यानी कि भारत की पढ़ी लिखी जनता या योग्य जनता मान करके एक कैटेगरी देखें तो वो लगभग 13% तक की जनता को मताधिकार का अधिकार का छूट भी प्राप्त हो गया। और अगर देखें इसमें, हाँ इसमें अब कथन की बात करते हैं। इस अधिनियम की आलोचना भी हुई, भारतीयों ने तो भाई इसे एक सिरे से खारिज कर दिया था। ये अलग बात है कि हमारा संविधान बना तो इसके बहुत सारे प्रावधान लेकर के बना, लेकिन उस समय की अगर बात करें तो कुछ एक कथन है जो बड़े फेमस है। जैसे जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के बारे में कहा था ये दासता का नया चार्टर है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट के बारे में ये कहा था कि ये दासता का नया चार्टर एक्ट है। 1935 भारत शासन अधिनियम। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू का ही एक स्टेटमेंट और है जो काफी बार पूछा गया है, जैसे ये एक ऐसा मशीन है जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है और इंजन का पता नहीं। ये भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। या हम कहें तो एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन ये भी है कि बाह्य रूप से तो ये तांत्रिक दिखाई देता है या जनता की तरफ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला है। ये मदन मोहन मालवीय ने कहा था इस अधिनियम के बारे में। या हम कहें तो द्वैध शासन से भी बुरा इसे कहा था राजा जी ने। अब ये राजा जी कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका उपनाम राजा जी है। ध्यान रखिएगा। नेशनल पार्क भी है इनके नाम पर, कहाँ है कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता हो तो। इसके अलावा क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका तो मैं आपको बता ही चुका कि उन्होंने कहा कि इसने भाई भारत की राजनीतिक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई, लेकिन आगे चल के इसी पर आधारित देश का संविधान भी बना। तो 1935 भारत शासन अधिनियम से वो मोटी मोटी बातें और छोटी बातें हमने सब शामिल कर लिया। तो यहाँ पर संवैधानिक विकास का ये क्रम जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद 1947 के करीब हम आजाद हुए, और उससे पहले ही 1946 में जब संविधान सभा बनी और उसने किस तरह से हमारे संविधान को बनाया, ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चाहे प्री की तैयारी कर रहा हूं, मेंस की या व्यापम की, ये आपके काम का वीडियो है। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना भी और अपनों का भी। मिलते हैं।